नमस्कार दोस्तों, स्कोर बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी आप लोग को समय के साथ धीरे धीरे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी, जो आपको अपने एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगी और आपका स्कोर जो है बूस्ट होगा, आप सिलेक्शन पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो फॉर्मलिन है, इसका यूज बेसिकली जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको लंबे टाइम तक के प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। यूरिया को पहली बार जो है लेबोरेटरी में जो है वोलर ने प्रिपेयर किया था। यूरिया का जो केमिकल फार्मूला होता है CONH2 ट्वाइस होता है। लैम्प ब्लैक, जिसको काजल बोलते हैं, इसको लोग गांव में आप देखेंगे तो लोग आंखों में लगाते भी हैं। तो ये जो होता है ये बेसिकली कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है। नाइक्रोम एक अलॉय है जो बेसिकली निकिल, क्रोमियम, ये करीब 80% रहता है और इसमें 0 से लगभग 20% तक आयरन मिक्स होता है। इसको हीटर में यूज किया जाता है। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने की थी और अगर डायनामाइट को केमिकली बोला जाए तो इसको नाइट्रोग्लाइसरीन बोलते हैं। कार्बन डेटिंग मेथड का यूज जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं या रॉक्स हैं तो उनकी एज डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है कि आखिर उनकी एज कितनी हो गई है, कितने पुराने उनका टाइम पीरियड है, कब से वो बने हैं। पेट्रोलियम को जब रिफाइन किया जाता है तो उससे बेसिकली जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है तो वो पैराफिन होता है, जो कि हार्मफुल होता है ह्यूमन के लिए। क्लोरोफॉर्म, जिसका फार्मूला होता है CHCl3, जब इसको आप एयर में एक्सपोज कर दोगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये बनाएगा फॉस्जीन, जो कि एक क्या है, जहरीली पॉइजनस गैस है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है। एपीकल्चर स्टडी ऑफ बी कीपिंग, जो कि मधुमक्खियों का जो स्टडी होता है उसको एपीकल्चर बोलते हैं। सीरीकल्चर स्टडी ऑफ सिल्क वार्म। पीसीकल्चर मछली का अध्ययन को बोलते हैं। मछली की जब फार्मिंग की जाती है तो उसी को बोला जाता है पीसीकल्चर। हॉर्टिकल्चर गार्डन कल्टीवेशन। फ्लोरिकल्चर ये कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ अलगी। एंथ्रोलॉजी इट इज ए स्टडी ऑफ फ्लावर्स। इस्थियोलॉजी इट इज ए स्टडी ऑफ फिशेस। देखिए यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, जो इस्थियोलॉजी है ये बेसिकली स्टडी ऑफ फिशेस है, और जो पीसी कल्चर है ये क्या है, ये जो फिश फार्मिंग होती है ना उससे संबंधित है। ओफियोलॉजी स्टडी ऑफ स्नेक्स। सोरालॉजी ये स्टडी ऑफ लिजार्ड्स। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स। सेरोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड सीरम जो होता है इसकी स्टडी को बोलते हैं सीरोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन्स को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। जो कैंसर से संबंधित जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बेसिकली एक होस्ट पे डिपेंड रहते हैं उसको बोलते हैं, उस स्टडी को पैरासिटोलॉजी। और कॉन्कोलॉजी ये जो मोलस्क जो सेल्स होते हैं उनकी स्टडी को बोलते हैं कॉन्कोलॉजी। बायोगैस, जो कि बेसिकली इसको गोबर गैस भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो किचन के ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जो ह्यूमन एक्सक्रेटा होता है, एनिमल वेस्ट होता है, या प्लांट्स के जो रिमेन्स बचते हैं उसके द्वारा बायोगैस को प्रोड्यूस किया जाता है। तो बायोगैस में बेसिकली मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेजॉरिटी में होता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड ये ट्रेसेस अमाउंट में होता है, मतलब ये बहुत कम अमाउंट होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बायोगैस किसका किसका मिक्सचर है तो आप मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर है। इसमें एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, क्योंकि अगर केवल ब्यूटेन एंड प्रोपेन रहेगा LPG में, ब्यूटेन एंड प्रोपेन है, तो वो जब लीक होगा ना तो उसकी कोई ऑर्डर नहीं, उसको आप स्मेल नहीं कर पाएंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि लीकेज हो गया है। तो इसीलिए एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं, जो कि जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ गैस लीकेज होगा तो महक आने लगती है ना, तो वो एथिल मरकैप्टन की बेसिकली ऑर्डर होती है। नेचुरल गैस, इसमें मेथेन होता है मेजॉरिटी में, और नेचुरल गैस को जो है क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री फ्यूल जो है कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इससे जो पोल्यूशन होता है इसको जलाने पे ना वो कम होता है कंपेयर टू दी अदर फ्यूल्स। पेट्रोल का यूज जो छोटी गाड़ियाँ होती है बेसिकली, जैसे आपके घर में स्कूटर्स है, बाइक्स है, कार है, तो उसमें बेसिकली यूज करते हैं। तो
इस पेट्रोल की क्वालिटी कैसी है इसको जो है ऑक्टेन नंबर के द्वारा मेजर किया जाता है। डीजल जो बड़ी गाड़ियाँ होती है जिससे हम सामान ढोया जाता है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आप देखते होंगे जनरेटर्स में, इन सब जगह पे डीजल यूज किया जाता है और डीजल की क्वालिटी मेजर करने के लिए सेटेन नंबर यूज किया जाता है। ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जैसे कैसिन प्रोटीन, ये मिल्क और जो पनीर होता है इसमें आपको मिलेगा। फॉर्मिक एसिड जिसको मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, जो चींटी की आंट होती है ना, आंट्स बोल रहे हैं मतलब जो चींटियाँ जब काटती है ना रेड वाली चींटी, तो उसके उसमें बेसिकली फॉर्मिक एसिड होता है। जो बिच्छू होता है स्कॉर्पियंस, उनके उनके भी डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। कैफीन जो प्रोटीन है ये आपको टी, कॉफ़ी, कोकोआ, चॉकलेट में आपको मिलेगा। निकोटीन बेसिकली एक ड्रग्स है जो कि टोबैको से प्रोड्यूस होता है, टोबैको से प्राप्त होता है। और जब सिगरेट लोग पीते हैं ना तो उसमें निकोटीन ड्रग्स होता है जिसके कारण उनको प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है। टोटल फर्टिलिटी रेट बेसिकली ये है कि कोई भी महिला जब अपने फर्टिलिटी एज में है, जो कि बेसिकली रिप्रोडक्टिव एज जिसको बोला जाता है, जो 15 से 49 ईयर तक को कंसिडर किया जाता है। इस एज में जो महिला है वो कितने बर्थ बच्चों का मतलब लाइव बर्थ दे सकती है, उसी को कंसिडर किया जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट फॉर द फीमेल। ये एक डेमोग्राफिक इंडिकेटर होता है जिससे कि ये मेजर किया जाता है कि अगर किसी रीजन का हमें पता है कि वहाँ की टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, तो हम बाय यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस वी कैन प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 10 ईयर, 12 ईयर, 13 ईयर। जैसे अगर इंडिया में बात करें, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है अगर मान लीजिए 2 है किसी भी प्लेस के, तो इसका मतलब है कि उस रीजन में जो भी महिलाएं हैं वो ऑन एन एवरेज 2 चिल्ड्रन को बर्थ देती हैं इन हर रिप्रोडक्टिव एज। जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का है ये 2.1 है कि अगर हर महिला जो है 2.1 चिल्ड्रन को बर्थ देगी अपने लाइफ टाइम में ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज, तो वो क्या होगी, जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन वही मेंटेन रहेगी। देखिए, इट इज़ द फर्टिलिटी लेवल नीडेड फॉर अ पॉपुलेशन टू रिप्लेस इटसेल्फ विदाउट माइग्रेशन, मतलब पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर 100 पॉपुलेशन आज है, 100 लोग हैं, तो अगर 2.1 का फर्टिलिटी रेट मेंटेन होगा तो ये 10 साल बाद भी यही पॉपुलेशन सेम रहेगी। तो आप ये बोलेंगे कि यार पेरेंट्स जो है हस्बैंड वाइफ 2 लोग हैं तो 2 बच्चा रहे, तो 2.1 क्यों कंसिडर किया गया है? बेसिकली 2.1 इसलिए लिया गया क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चे बर्थ तो हुआ लेकिन बच्चा जो है मर गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इनफर्टिलिटी होते हैं, मतलब वो बच्चा नहीं पैदा कर पाते, तो ऐसे केसेस को कंपनसेट करने के लिए 0.1 एक्स्ट्रा लिया गया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका का ये जो आप जिबूती, सोमालिया, एथोपिया और आप जो है एरिट्रिया, इन अगर आप चारों ये मिलाएंगे तो ये आप देखेंगे जो हॉर्न होती है ना, हॉर्न मतलब क्या है, बेसिकली सींग, तो उसके जैसा ये जो है स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको बोला जाता है। अब ये आप देख सकते हैं ये रेड सी है और ये गल्फ ऑफ एडन है, इनके बीच में बाब अल मंदेब जो है स्ट्रेट स्थित है। और स्ट्रेट क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा है कि स्ट्रेट एक ऐसा नैरो वाटर पास होता है जो 2 बड़े वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है। और इस्थमस क्या होता है, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है जो 2 बड़े वाटर बॉडी को जोड़ती है। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना करा इस्थमस पढ़ा था ना। अब आपको बताना है कि ये करा इस्थमस कहाँ पे लोकेटेड है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। कुछ इंपॉर्टेंट डिजर्ट्स हैं, नहीं सेप्रोफाइट्स पहले देख लेते हैं। सेप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जो डेड मैटर होता है या डिकेइंग मैटर्स होता है उस पे जो है ये अपना जीवन यापन करते हैं, उसको ये खाते हैं एज अ फूड। तो ये उसको डायरेक्टली इनहेल नहीं कर लेते हैं, पहले ये उस जो डेड मैटर है, डिकेइंग मैटर है, उसको ये क्या करेंगे, पहले उसको जो है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तो ये डाइजेस्ट कर नहीं पाएंगे, तो उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ेंगे, उसके बाद उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे फॉर दियर फूड। तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे आपके फंगस, मशरूम, ईस्ट। अब फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं, अभी हमने देखा क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं, ये देखिए फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमने देखा है स्टडी ऑफ फंगस, माइकोलॉजी। अब हाइकोलॉजी क्या है, अलगी है।
अब माइकोलॉजी प्लस फाइकोलॉजी अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का जो सिम्बायोटिक रिलेशन है वो क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। आपने पढ़ा है कि नहीं? डिजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया में कुछ इंपॉर्टेंट डिजर्ट की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं गिब्सन डिजर्ट, ग्रेट सैंडी डिजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, तानामी डिजर्ट, सिम्पसन डिजर्ट, और यहाँ पे जो है आप इस वाले रीजन में देखेंगे एक है स्टूअर्ट स्टोनी डिजर्ट। और यहाँ पे आप बास स्टेट ये देख सकते हैं ना, ये क्या है? ये देखिए इंडियन ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है। इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? बास स्टेट। तो बास स्टेट किसके बीच में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया और जो तस्मानिया आइलैंड है उसके बीच में। बाई इलेक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब इलेक्शन होता है तो अगर स्टेट लेवल का इलेक्शन होगा तो डिफरेंट एमएलए चूज़ किए जाएंगे, और अगर सेंट्रल लेवल पे होगा तो वहाँ पे लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बस इलेक्शन मेथड का डिफरेंस है। जब लोकसभा का इलेक्शन होगा तो वहाँ पे हम और आप लोग डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं इन लोगों को वोट देके, और जब राज्यसभा के एमपी का इलेक्शन होगा तो उसका इनडायरेक्टली होता है, क्योंकि जो हमारे चुने हुए जो हमारे एमएलए होते हैं स्टेट में वो राज्यसभा के सांसद को चूज़ करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो एमपी हैं या तो एमएलए हैं, इनकी सीट क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। ये खाली कैसे हो सकती है? या तो इनकी डेथ हो जाए, या इन पे कोई क्रिमिनल चार्जेस लग जाएं जिसके तहत क्या हो, कोर्ट में इनको सज़ा मिल जाए, और या तो ये डिसक्वालीफाई हो जाए। तो इन केसेस में जब वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है उसमें ये मेंशन है कि अगर कोई वैकेंसी क्रिएट होती है इन द स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट तो उस केस में बेसिकली इलेक्शन कंडक्ट करवाना पड़ेगा विथ इन 6 मंथ टू फिल दैट वैकेंसी, और ये मैंडेटरी है। ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, लेकिन जो पार्लियामेंट के द्वारा जो ये एक्ट लाया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसके तहत ये चीज़ को बोला गया है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि अगर मान लीजिए जिस वैकेंसी के अगेंस्ट लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है इलेक्शन करवाना है वो वैकेंसी अगर वो ना क्रिएट होती तो उसका जो टर्म था वो करीब 8 महीने का बचा है, यानी 1 साल से कम का टेन्योर हो सकता है 11 महीने का बचा हो। तो उस केस में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बाउंडेशन नहीं है कि वो इलेक्शन करवाए। और दूसरा केस है कि अगर मान लीजिए इलेक्शन ऑफ कमीशन जो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्टेशन के बाद ये बोले कि भाई जिस रीजन में हम बाई पोल कराना चाह रहे हैं वहाँ की सिचुएशन ऐसी है कि अगर हम इलेक्शन कराएंगे ना तो वो फेयर एंड फ्री जो है इलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन ही ऐसी है। हो सकता है वहाँ पे दंगा हो रहा हो सकता है वहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर हो जिसके कारण सभी लोग वोट न दे पाएँ। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये एक्सेप्शन दी गई है कि आप जो है इलेक्शन ना करवाएं। ये इलेक्शन जो होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फिलीपींस में इस बाई इलेक्शन को बोलते हैं स्पेशल इलेक्शन। इसको देखिए आप कहीं कहीं बाई इलेक्शन पढ़ेंगे, कहीं कहीं इसको जो है बाई पोल इलेक्शन भी बोलते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आर्टिकल 101 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बेसिकली इसमें ये बोला गया कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, एमपी है, अगर मान लीजिए वो 2 सीट से चुनाव जीत जाता है, जैसे कि अभी राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव जीते थे, एक उत्तर प्रदेश से और दूसरा वायनाड केरल से, तो ऐसे केसेस में इनको 1 सीट से रिजाइन देना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जी ने कहाँ से रिजाइन दिया? वायनाड से। तो वहाँ पे फिर से बाई इलेक्शन हुआ। और दूसरा है कि अगर मान ली कोई एमपी है वो एमएलए बन गया, मतलब अभी सिटिंग एमपी है, सांसद है, और वो स्टेट इलेक्शन में चुनाव लड़ा और वहाँ जीत गया, तो उस केस में उस एमपी के पास 14 दिन का टाइम रहेगा कि आप जो है 1 सीट से रिजाइन कर दीजिए, या तो एमपी से या एमएलए से, नहीं तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसदी है ना वो छिन जाएगी। कॉपीराइट एक्ट 1957 में इनेक्ट किया गया। इस एक्ट में एक सेक्शन है सेक्शन 52। सेक्शन 52 ये अलाउ करता है कि जो कॉपीराइट मटेरियल्स होते हैं वो हम प्राइवेट यूज के लिए यूज कर सकते हैं, रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम क्रिटिसिज्म करना चाहें, कुछ रिव्यू करना चाहें उस मटेरियल का, तो उस केस में वो अलाउ है। अगर मान लीजिए करंट इवेंट्स, पब्लिक अफेयर्स मैटर्स अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं, उस केस में भी
जो कॉपीराइट मटेरियल्स होते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें कई मैप यूज करता हूँ, जैसे ये वाला मैप किया, ऐसा तो है नहीं कि इस मैप को मैंने बनाया, मैंने भी तो इसको कहीं से यूज किया। तो जिस पर्सन ने इसको बनाया होगा, हो सकता है उसने इसका कॉपीराइट लिया हो कि मेरे अलावा इसका कोई और जो है इस्तेमाल ना करे। तो लेकिन मैं जो है इसको फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक अफेयर्स, करंट अफेयर्स, मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ये अलाउ है सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग। जो अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ का ये क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर है, और ये क्या है 23.5 डिग्री जो बेसिकली नॉर्थ है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री जो साउथ है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बेसिकली ये पेन की आवाज़ आती होगी आप लोग को, अभी माइक की व्यवस्था कर रहे हैं तो माइक की यूज करेंगे ना तब ये नहीं आएगी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। तो इसके जो नॉर्थ साउथ यहाँ पे देखेंगे ना, ये है, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसको बोलते हैं साउथ पोल। जो नॉर्थ पोल है वहीं पे आप अगर मैप देखेंगे ना तो आपको उसी के पास एक आर्कटिक देखने को मिलेगा, आर्कटिक रीजन। वहाँ पे इंडिया का हिमाद्री जो है एक स्टेशन है जो कि बेसिकली रिसर्च पर्पज के लिए बनाया गया था 2008 में। और अंटार्कटिका जो कि एक सदर्न कंटिनेंट है इंडिया, अगर आप मैप देखेंगे वर्ल्ड का तो उसमें सदर्न साइड एक जो है अंटार्कटिका कंटिनेंट है। वहाँ पे एक जो 3 है बेसिकली इंडिया के रिसर्च स्टेशन, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारत। तो अगर इनका कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि कौन सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ कौन बाद में, तो अरेंज करो, तो इसका आप ऐसे याद कर लीजिए दम्ब, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये 3 रिसर्च स्टेशन है जो कि अंटार्कटिका कंटिनेंट पे स्थित हैं। अहिल्याबाई होलकर, इनको क्वीन ऑफ मालवा भी बोला जाता है, और ये जानी जाती हैं फॉर द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और टेम्पल कंस्ट्रक्शन अक्रॉस इंडिया। इन्होंने कई सारे टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कराया था, और इनके टाइम पे जब ये रूल कर रही थी मालवा रीजन में, उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत एफिशिएंट था। इसीलिए इनको जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको अपने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक में इनको मेंशन किया है, और वहाँ पे इनको बोला है कि वेरी एबल रूलर एंड ऑर्गेनाइजर मीन्स अहिल्याबाई होलकर वाज वेरी एबल रूलर एंड ऑर्गेनाइजर। और जॉन की ने इनको बोला कि द फिलोसोफर क्यों, इनको टाइटल दी। अब स्पीकर प्रोटाउन जो है बेसिकली अगर इसकी बात की जाए तो आप देखिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 94, स्पीकर ऑफ लोकसभा से डील करता है। इसमें बेसिकली बात की गई है कि जो स्पीकर की पोस्ट होगी वोकेशन कब होगी, मतलब वो खाली कब होगी, स्पीकर रेजिग्नेशन किसको देगा, स्पीकर को रिमूवल का प्रोसेस क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है आर्टिकल 94 में मेंशन है। तो इसी में एक चीज़ ये भी है कि जो स्पीकर है ना वो अपना, ऐसा नहीं है कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो स्पीकर अपना सीट छोड़ देगा, नहीं, स्पीकर अपना सीट कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो कॉन्टिनम ऑफिस है, वहाँ पे कंटिन्यूटी जो है मेंटेन रखनी पड़ती है। जैसे प्रेसिडेंट हमेशा कोई ना कोई रहता है, अगर प्रेसिडेंट अगर बीमार है तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करते हैं, तो उसी प्रकार जो है स्पीकर की पोस्ट होती है। तो यहाँ पे है कि स्पीकर अपना ऑफिस कंटिन्यू करता है अनटिल जस्ट बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यू लोकसभा। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो फिर से जनरल इलेक्शन होगा, तो उस केस में जो भी नई पार्लियामेंट बनेगी, मतलब लोकसभा बनेगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आएंगे ना, जब उनकी पहली सीटिंग होने वाली रहेगी ना, तो उसके पहले ये रिजाइन देते हैं जस्ट, और रिजाइन जब देंगे तो उसके बाद अब रिजाइन दे दिए, और ये क्या है, एक कंटिन्यू ऑफिस है, इसकी कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी, तो उस केस में रोल आ जाता है प्रोटेम स्पीकर का। तो जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं बेसिकली ये टेम्परेरी स्पीकर होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। और नॉर्मली जो कि कन्वेंशन है कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं ना, जो नए चुने गए हैं, उनमें से जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर्स होता है, या एजेड हो या एक्सपीरियंस्ड हो, जो भी क्राइटेरिया लगा सकते हैं, तो उसके बेसिस पे उसको जो है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा एज अ स्पीकर प्रोटेम। और इनका फंक्शन बेसिकली होता है कि जो लोकसभा है उसकी फर्स्ट सीटिंग को प्रिसाइड करें, और जो न्यूली इलेक्टेड सांसद आए हैं अभी उनको ओथ दिलवाएं, और इलेक्शन जो है स्पीकर का उसको कंडक्ट करवाएं, क्योंकि अभी परमानेंट इलेक्शन का स्पीकर का चूज़ करना तो ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है स्पीकर जो है प्रोटेम स्पीकर वो इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे।
ये टेम्परेरी ऑफिस है, क्योंकि जैसे ही नए स्पीकर का चुनाव हो जाता है ये ऑफिस एबॉलिश हो जाता है। आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग की बात करता है। देखिए, जैसे ऑर्डिनरी जो लेजिस्लेशन होते हैं ना, उस केस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए लोकसभा ने बिल को पास कर दिया, राज्यसभा ने उस बिल को नहीं पास किया, तो ऐसे केसेस में एक जॉइंट सिटिंग प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाती है, जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो एक साथ बैठते हैं और उस मीटिंग को बोला जाता है जॉइंट सिटिंग, और वो आर्टिकल 108 में मेंशन है। और इस जॉइंट सिटिंग को बेसिकली स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करते हैं। अगर मान लीजिए स्पीकर ऑफ लोकसभा एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर करेंगे। अब मान लीजिए डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है तो चेयरमैन नहीं करेंगे राज्यसभा के, डिप्टी चेयरमैन करेंगे। ये आपको याद रखना है, ये कैच है। कास्टिंग काउच बेसिकली एक ये टर्म है जो कि ये बताता है कि अगर मान लीजिए, तो ये बेसिकली इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होता है, होने को तो ऑफिसेस में भी हो सकता है, कि जहाँ पे जो बॉस होते हैं या जो बेसिकली बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो वो बेसिकली उस बेनिफिट के बदले कुछ सेक्सुअल फेवर मांगते हैं इन एक्सचेंज। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है प्राइवेट, उसमें मैनेजर है, वो बेसिकली प्रमोशन के लिए हो सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए सेक्सुअल फ्लेवर मांगे। फिल्म इंडस्ट्री हो गई, वहाँ पे डायरेक्टर जो है किसी को रोल देने के लिए एक्टर को, उससे जो है एक्टर एक्ट्रेस जो भी हो, तो उससे सेक्सुअल फेवर मांगे, तो उसको बोलते हैं कास्टिंग काउच। बॉन्ड होल्डर वर्सेस स्टॉक होल्डर। बॉन्ड होल्डर वो लोग होते हैं जो बेसिकली किसी भी कंपनी को पैसा मुहैया कराते हैं, कि पैसा देते हैं, डेट उधारी। जैसे आप अपने दोस्त को पैसा दे रहे हैं ना, तो क्या है, एक टाइप का आप हो गए बॉन्ड होल्डर। तो लेकिन आप अपने दोस्त के रिस्पेक्ट में मत देखिए इसे आपको एक कंपनी के टर्म में देखना है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां दो टाइप से उधारी लेती हैं, एक तो वो मार्केट में अपना शेयर जो है रिलीज कर देंगी, और दूसरा है वो डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। तो कंपनी अगर कोई है, मान लीजिए कोई कंपनी है, तो ये कैसे मनी मार्केट से रेज करेगी, या तो जो है शेयर जिसको आप बॉन्ड बोलते हैं इसके थ्रू करेगी, या तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट रिलीज कर देगी। तो डेट इंस्ट्रूमेंट अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने डेट इंस्ट्रूमेंट रिलीज किया और मैंने वो डेट इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया, तो उसमें यह रहता है कि मान लीजिए उसका जो कुछ फेस वैल्यू रहती है, मान लीजिए ये डेट इंस्ट्रूमेंट है और कंपनी को 1,00,000 चाहिए, ठीक है। अब कंपनी आज बोल रही है कि अगर आप ये मुझे 1,00,000 देंगे, ये मेरा डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे, तो इस पे 1 साल में हम 10% आपको ब्याज देंगे। तो जब आप इसको परचेस कर लेंगे, तो 1 साल बाद जब आप ये कंपनी को देंगे, तो कंपनी आपको 1,00,000 प्लस 1,00,000 पे 10% टैक्स लगा के आपको पैसे वापस करेगी। तो ये हो गया आपका क्या, डेट इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या है, ये कि ये लोअर रिस्क होता है, क्योंकि ये उधारी ली गई ना, तो उधारी तो कंपनी आपको दे देगी। आपका वो आपने उधार दिया, आपको उधारी वापस मिल गई, और प्लस में जो इंटरेस्ट मिला वो फिक्स अमाउंट का वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन जो स्टॉक होल्डर का केस है, ये बेसिकली शेयर का केस होता है। शेयर मीन्स होता है कि कंपनी जो है अपनी मालिकाना हक बेच रही है। जैसे आप एक ज़मीन लीजिए और उस ज़मीन को आपने अकेले लिया मान लीजिए, और बाद में क्या करिए, आप जो है लोन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस ज़मीन के 10 टुकड़े कर दीजिए, 10 हिस्सेदारी बना दीजिए। तो आप वो जो 9 लोग बाकी बच रहे हैं ना, आप उनसे भी पैसे ले लो और वो बैंक को चुका दो, तो अब उन 10 लोगों की हिस्सेदारी उस ज़मीन पे हो गई। वही केस कंपनियां ये शेयर के रूप में करती हैं, कि अपनी जो कंपनी की ओनरशिप है ना, उसको कई पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। तो जो जिसके पास जितना शेयर, वो उतना ज़्यादा उसका उस कंपनी पे मालिकाना हक होगा। तो इस केस में अगर आप मालिक हो गए, तो मालिक जो घर का मुखिया होता है सबसे लास्ट में खाना खाता है ना, और अगर घर में कुछ हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो वही तो फेस करेगा चैलेंजेस को। तो उसी केस में इसी तरह जो स्टॉक होल्डर होते हैं, जैसे मैंने अगर मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया और वो कंपनी को लॉस हो गया, तो मैं मालिक हूँ ना, भले मेरे पास मैं 2% ही मालिकाना हक हो या 0.00001% मालिकाना हक हो, लेकिन मैं तो हुआ मालिक ही। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, लॉस मुझे बियर करना पड़ेगा ना, क्योंकि मालिक ही तो आगे आएगा। तो इस केस में जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो उसमें से कुछ % डिविडेंड के रूप में दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, तो उसी को बोलते हैं डिविडेंड्स। और एक होता है कैपिटल गेंस, यानी अगर मैं ज़्यादा टाइम तक उस शेयर को रखूँगा तो उसका प्राइस बढ़ गया, फिर मैं बेचूंगा तो वो कैपिटल गेंस हो गया। और इसमें रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि मैं मालिक हूँ ना, कल को लॉस हुआ तो मुझे बियर करना पड़ेगा ना, इसलिए हायर रिस्क होता है। लॉर्ड मिंटो सेकेंड, ये वायसराय था
इंडिया का 1905 से 1910 के बीच में। इनके टाइम पे कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में। एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस मॉडरेट, जो मॉडरेट थे उनके बीच में डिवीजन हो गया था। एक्सट्रीमिस्ट को लीड कौन कर रहे थे? आपके लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे लीडर लीड कर रहे थे। उनका कहना था कि ये इनसे जो है ब्रिटिशर से अगर रिक्वेस्ट करते रहेंगे तो ये कुछ नहीं करेंगे, ये हमको कुछ नहीं, कोई हक नहीं देंगे, तो हमको जो है तरीका अपनाना पड़ेगा, तभी ये कुछ नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, इनको बढ़िया इनको मसाज करनी पड़ेगी, तब जाके हमको ये कुछ राइट्स देंगे। लेकिन जो मॉडरेट्स थे, जैसे दादा भाई नौरोजी जैसे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोग क्या बोलते थे? इनका कहना, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे इन लोगों का यही कहना था कि नहीं, अगर हम प्रेयर करेंगे, पिटीशन करेंगे तो ये इनको दया आ जाएगी और हमको कुछ दे देंगे, क्योंकि अंत में तो ये तो आए हैं हमारे भले के लिए ही। ठीक है। और इस सूरत स्प्लिट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था 1907 को, इसको प्रिसाइड कर रहे थे रास बिहारी घोष। एक रास बिहारी बोस भी हैं, लेकिन यहाँ घोष आपको याद रखना है। और इंडियन प्रेस एक्ट 1910 का आया, ताकि जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी उस समय क्रिएट हो रही थी, पूरा नेशनलिज्म फैल रहा था, उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि जो मीडिया होती है उसके थ्रू हुई थी ये विचारधारा फैलती है, तो उसको ये कंट्रोल करने के लिए इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में लाए, ताकि जो नेशनलिस्ट आइडिया है उसको जो है कंट्रोल किया जा सके। फिर उसके बाद, उसके पहले इन्होंने न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट 1908 में ला दिया था। और इस एक्ट के तहत इनका ये कहना था कि जो भी न्यूज़पेपर्स अगर वो रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को प्रमोट करेंगे, उससे संबंधित मटेरियल प्रमोट करेंगे, तो उसको क्या, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। टिस्को की स्थापना हुई 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा झारखंड में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई लॉर्ड मिंटो के टाइम पे। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी ढाका। ढाका आपको बताना है कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है कि बंगाल में है, ये आपको बताना है आज के समय। और इसके जो फाउंडर थे आगा खान थर्ड थे एंड ख्वाजा सलीमुल्ला। ख्वाजा सलीमुल्ला उस समय नवाब थे ढाका के। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आया। इसी काउंसिल एक्ट को क्या बोलते हैं? मोरले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। मोरले मिंटो रिफॉर्म है, मोरले मिंटो एक्ट, जो भी आप बोलना चाहें। तो इसी के थ्रू, तो इसी एक्ट के थ्रू ही तो बेसिकली जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, जो कि बेसिकली आप बोल सकते हैं कम्युनिस्ट इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट, उसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में फॉर दी मुस्लिम, कि मुस्लिम जो भी मुस्लिम चुनाव लड़ेगा उसको केवल मुस्लिम ही लोग वोट देंगे। एथिक्स वर्सेस मोरालिटी अगर बात की जाए तो एथिक्स बेसिकली ऐसे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जो सोसाइटी के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सोसाइटी है, उस सोसाइटी में ये रूल है कि वहाँ पे 12 के बाद बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा या लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाएगा, और लड़के जो है 18 साल में उनकी शादी कर दी जाएगी। तो हो सकता है ये एक सोसाइटी का रूल हो, और दूसरी सोसाइटी का रूल हो नहीं, वहाँ पे जो जितना पढ़ना चाहे उसको उतना पढ़ाया जाए। तो ये बेसिकली क्या है? एथिक्स है उस सोसाइटी का। ये बेसिकली एक्सटर्नल गाइडेंस है, क्योंकि सोसाइटी गाइड कर रही है ना किसी इंडिविजुअल को। और जो मोरालिटी है ये इंडिविजुअल होता है, इंटरनल होता है। जैसे मेरा पर्सनल बिलीफ क्या है, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा अपने पेशे से लेके, प्रोफेशन से लेके क्या मेरी ईमानदारी है? क्या मैं जो काम कर रहा हूँ वो ईमानदारी से कर रहा हूँ? तो वो क्या है? मोरालिटी है। ऐसा तो नहीं है कि मैं ज़्यादा चार्ज कर रहा हूँ, ये मोरालिटी होती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये बेसिकली 1986 में ये स्थापित की गई थी ये बॉडी, और इस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। ये बॉडी बेसिकली क्या करती है कि जितने भी क्राइम से रिलेटेड डेटास हैं उसको जो है कलेक्ट करती है, जो कि इंडियन पिनल कोड और जो स्पेशल लोकल लॉज हैं उसके द्वारा डिफाइन किए गए हों, उससे संबंधित जो भी क्राइम्स हैं उससे संबंधित डेटा को कलेक्ट करेंगे ये लोग, और उसको एनालाइज करेंगे। फिर उसके बाद उसको रिपोर्ट के फॉर्म में पब्लिश करते हैं लोगों में, ताकि लोग जाने कि हाँ सोसाइटी में या किस प्लेस पे कितना क्राइम है, कहाँ पे क्या परेशानी है। तो इससे क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसको बेसिकली पॉलिसी बनाने में हेल्पफुल मिलती है। अगर किसी एरिया में क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन कैसे किया जाए, वहाँ पे किसका ट्रांसफ़र किया जाए, तो ये सब भी
जो है एग्जीक्यूटिव को इससे हेल्प मिलती है। पॉलिसी कैसी बनाई है, इस बॉडी को बेसिकली डायरेक्टोरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड पुलिस कंप्यूटर, इंटर स्टेट क्रिमिनल डेटा ब्रांच ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो, इन तीनों बॉडी को मर्ज करके जो है एनसीआरबी की स्थापना हुई थी। ये बॉडी बेसिकली 3 रिपोर्ट्स पब्लिश करती है कि क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया, प्रिजन स्टैटिक्स इंडिया। ये रिपोर्ट जो है तीनों किसके द्वारा रिलीज की जाती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। लॉर्ड रीडिंग ये इंडिया के वायसराय थे 1921 से 1926 के बीच में। इस पर्सन के टाइम पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स डिस्कस कर लिया जाए तो इनके टाइम पे मोपला रिवेलियन हुआ था, जो कि 1921 में, जो आज का केरल आप देखेंगे वहाँ पे मालाबार कोस्ट है ना, वहाँ पे ये उस वाले रीजन में हुआ था। शुरू में जब ये रिवेलियन, ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, ये बेसिकली एक अग्रेरियन रिवोल्ट था, वहाँ पे जमींदारों के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन धीरे धीरे इसने जो है एक कम्युनल एंगल ले लिया और हिंदू और मुस्लिम ये बन गया। विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 में स्थापित हुई। आप जानते हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे ना, इन्होंने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। इनका कहना था कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वहाँ पे लोगों को अगर शिक्षा दी जाए ना तो वो ज़्यादा ओपन माइंडेड होती है और ज़्यादा बच्चों को समझ में आता है। और यहीं पे बाद में शांति निकेतन के पास ही विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 में इनके द्वारा स्थापित कर दी गई। चौरी चौरा इंसिडेंट ये 5 फरवरी 1922 को अगर एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे तो हुआ था। चौरी चौरा एक प्लेस है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे बेसिकली एक भीड़ पे पुलिस ने जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे थे ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो भीड़ जो शांतिपूर्वक भीड़ जो है एक प्रोटेस्ट कर रही थी, उस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। बदले में क्या है, जो भीड़ थी ना उग्र हो गई और उसने भी वो पूरे पुलिस थाने को ही उड़ा दिया और जो भी पुलिसमैन वहाँ पे तैनात थे उनको सबको मार दिया। तो गांधी जी को लगा कि नहीं, अब युद्ध जो है वायलेंट होता जा रहा है, इसलिए उन्होंने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ना, इसी इवेंट्स के बाद जो है वापस ले लिया। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी और इसको जो फाउंडर थे चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू थे। इनका कहना, ये बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस टाइम पे मेंबर्स थे। इनका कहना था कि हम ये पार्टी बना के हम जो चुनाव होने वाले हैं काउंसिल्स के, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उसमें लड़ेंगे और अगर हम जीत गए ना तो जो ब्रिटिशर हैं जो हमारे भाइयों के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन बना रहे हैं एक्सप्लॉइटेटिव नेचर के, तो हम उसका विरोध करेंगे, उन्हें काम ही नहीं करने देंगे। क्योंकि आप जानते हैं जैसे लोग सांसद जो अपना पार्लियामेंट है वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं, अगर वहाँ पे संसद ही विरोध करने लगे तो रूल एंड रेगुलेशन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, डिले होगा। तो यही चीज़ कहना था स्वराज पार्टी के मेंबर्स का। और हालांकि इन्होंने किया भी, बाद में जब इलेक्शन जीते तो इन्होंने पूरा प्रयास किया और इनके सक्सेसफुल भी रहे। ली कमीशन 1923 में बना था। ली कमीशन का बेसिकली पर्पज़ ये था कि जो सिविल सर्विस थी ना उस समय जो रिक्रूटमेंट हो रहा था उसको कैसे इंडियनाइजेशन किया जाए उसका, कि ब्रिटिशर उसको उसमें कैसे लोगों को रिक्रूट करें कि वो उनको ज़्यादा फ़ायदा दें और क्या क्राइटेरिया रखें, क्या उसमें क्वालिफिकेशन रखें, कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड करें, तो डिफरेंट कौन से रिफॉर्म कर सकते हैं ताकि वो सिविल जो सर्विस है जो ब्रिटिशर लाए थे वो बेसिकली लगे कि हाँ नहीं ये इंडियन के लिए है। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी नागपुर में और इसके फाउंडर थे केशव बलिराम। ये इतने इंसिडेंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे हुए थे। माइक्रो फाइनेंस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स स्मॉल और फाइनेंस मीन्स क्या हो गया, पैसे से संबंधित सर्विस। तो ये कुछ ऐसे सर्विसेज होते हैं जैसे लोन, सेविंग, इंश्योरेंस, जो कि जो लोग सोसाइटी में पुअर हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है कमाने का या बहुत कम कमा रहे हैं मामूली सी रकम, तो ये उन सब लोगों के लिए माइक्रो फाइनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि विलेज लेवल पे मैक्सिमम आप देखे होंगे कि फॉर्म होते हैं जहाँ पे लोग खुद से मिलकर ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं और एक पुल बनता है मनी का, और जब किसी मेंबर को ज़रूरत पड़ती है तो उस पुल से उस मेंबर को दिया जाता है सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे। बंधन बैंक भी स्कीम लॉन्च करता है। मुद्रा लोन्स, जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन है, इसके जरिए जो है जैसे शिशु हो गया, इस टाइप के लोन्स दिए जाते हैं। तरुण हो गया, ऐसे लोन दिए जाते हैं ना, ताकि जो पुअर अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो भी अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकें,
उनकी पॉवर्टी कम हो सके, उनका भी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें भी वो इंक्लूड हो सके, वो भी बैंकिंग सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकें। डीवैल्यूएशन वर्सेस डिप्रिसिएशन, बेसिकली देखिए आप एक चीज़ समझिए, डीवैल्यूएशन एंड डिप्रिसिएशन दोनों एक ही चीज़ है। बेसिक जब किसी कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री के रिस्पेक्ट, दूसरे कंट्री की जो करेंसी है उसके रिस्पेक्ट में अगर फॉल डाउन हो जाए, कीमत गिर जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, डीवैल्यूएशन, डिप्रिसिएशन। दोनों चीज़ आप बोलिए। जैसे कोई ए पर्सन है और ये बी और सी है, अगर ए की जो रिस्पेक्ट है बी और सी के कंपेयर में अगर गिर जाए तो इसी को बोलेंगे क्या, डेप्रिसिएशन बोलिए, डीवैल्यूएशन बोलिए। करेंसी के टर्म में ये बोला जाता है। लेकिन जो डीवैल्यूएशन होता है बेसिकली, ये जो किसी कंट्री के जो ऑफिशियल्स होते हैं जैसे सेंट्रल बैंक, तो वो या गवर्नमेंट, वो करेंसी, अपनी करेंसी को जानबूझ के गिराते हैं, क्योंकि जब करेंसी को गिरा देंगे ना तो उस केस में क्या होगा कि एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा। एक्सपोर्ट सस्ता हो गया, जैसे पहले क्या था, 70 रुपये पर डॉलर था, लेकिन अब कितना हो गया, 80 रुपये पर डॉलर। तो इस केस में क्या हो गया, डीवैल्यूएशन हो गया। और ये किसने किया, कंट्री ने किया। इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट चीपर हो जाएगा। यहाँ हालांकि एग्जाम्पल हमने इंडिया का लिया है, लेकिन बेसिकली इंडिया में अगर डीवैल्यूएशन किया जाए ना तो ये बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना स्ट्रांग है ही नहीं कि हम जो है जो इम्पोर्ट, क्योंकि हमको इम्पोर्ट महंगा पड़ेगा, तो उसको हम एक्सपोर्ट को सरपास कर पाए इम्पोर्ट के कंपेयर में। हमारा मैन्युफैक्चर, ये चाइना केस में संभव है। चाइना इससे बहुत बेनिफिट उठाता है, क्योंकि चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है बहुत स्ट्रांग है, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर देगा और वो इम्पोर्ट को क्या कर देगा, कंपनसेट कर देगा, इवन दो उसको सरपास कर जाएगा, तो वहाँ पे वो प्रॉफिटेबल है। और डिप्रिसिएशन में क्या होता है कि जो मार्केट मैकेनिज्म है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे करेंसी जो है फॉल डाउन होती है विद रिस्पेक्ट टू दी अदर। इसमें कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। ह्यूमस बेसिकली जो किचन वेस्ट है, जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, ऑर्गेनिक प्लांट्स, जो लीव्स होती हैं, ये सब जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, जब इसको आप एक जगह इकट्ठा करके रख देंगे ना तो इसमें फंगस बैक्टीरिया ये काम करते हैं, इसको डिकम्पोज कर देते हैं। और जब डिकम्पोज करेंगे ना तो एक डार्क कलर का मैटर मिलता है कुछ इस टाइप का, ये देखिए, तो इसी को बोला जाता है ह्यूमस। और ये कोलाइडल नेचर का होता है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स के सस्पेंड होते हैं। और ये सॉइल की, अगर आप इसको सॉइल में डाल देंगे इस ह्यूमस को, तो ये सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव कर देगा, उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इंप्रूव करेगा, सॉइल की स्ट्रक्चर जो टेक्सचर है उसको इंप्रूव करेगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स है तो न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करेगा। जो आप एग्रीकल्चर करेंगे वो भी क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ऑटिज्म वर्सेस डिसलेक्सिया। ऑटिज्म बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, कि जो ब्रेन की न्यूरल मसल्स है ना, वो उनका डेवलपमेंट सही से नहीं होता है। तो इससे क्या होगा कि जो इंडिविजुअल्स जो ऑटिज्म से ग्रसित होगा वो इंट्रोवर्ट टाइप होगा, उसका सोशल इंटरेक्शन कम होगा, वो कम बोलेगा, और कई बार ना एक ही चीज़ बार बार करेगा, रिपीटेटिव नेचर करना लगता है, उसको कोई चीज़ समझने में दिक्कत होगी। और उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो किसी पर्सन का लो हो सकता है, किसी पर्सन का वेरी हाई हो सकता है। जैसे आप क्रिस मूवी देखे होंगे ना, भला का होना प्यार है, तो उस मूवी में क्या था, जो ऋतिक रोशन थे उनका इंटेलिजेंस बहुत हाई था, तो ऐसा केस भी हो सकता है। और डिसलेक्सिया क्या है, लर्निंग डिसऑर्डर है। जैसे तारे ज़मीन पे आपने देखा था, वो जो बच्चा था उसको लर्निंग डिसऑर्डर होती थी, उसको रीडिंग करने में, राइटिंग में उसको दिक्कत होती थी, तो क्या है, डिसलेक्सिया है। वर्ड को वो जो है बच्चा जल्दी समझ नहीं पाएगा, डिफिकल्ट होगा उसको समझने में, रिकॉग्नाइज करने में। और इनका जो इंटेलिजेंस होता है ना नॉर्मल ही होता है। फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस, ये 5 कंट्रियों का एक अलायंस है जिनके बीच में बेसिकली जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है ना, वो होती है कि जो भी इनपुट्स होते हैं इंटेलिजेंस संबंधित, कि किस देश में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या सिक्योरिटी कंसर्न है, ऐसी जो शेयरिंग होती है, इस ये जो है 5 आई इंटेलिजेंस एक ग्रुप बना के आपस में कर रही हैं। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड शामिल हैं, ये 5 देश। आपसे पूछता है एग्जाम में कि 5 आईज जो इंटेलिजेंस अलायंस है इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, या बीच आप दी फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ 5 आई इंटेलिजेंस अलायंस। इंपॉर्टेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड की बात करें तो ये रिसेंट है, अभी
मतलब अभी 7-10 साल पुराने हैं लगभग। तो लेकिन ये अभी रिसेंट है, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का वो 106 अमेंडमेंट है। तो हमको ये पता होना चाहिए। जो 101 अमेंडमेंट 2016 का है, इसमें जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पे जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे ना उनको जीएसटी में सब्ज्यूम कर दिया गया। 102 अमेंडमेंट 2018 है, इसमें जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है इसको जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, क्योंकि इस अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 338 भी ऐड किया गया संविधान में, जहाँ से इस बॉडी का गठन होता है। और 103rd अमेंडमेंट 2019, इस अमेंड के तहत 10% रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020, इसके तहत जो SC/ST थे उनके रिजर्वेशन पीरियड को, जो लोकसभा में SC/ST रिजर्व पीरियड है उसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया। और जो एंग्लो इंडियन की सीट्स थी जिसको पहले रिजर्व रखा जाता था, उस प्रोविजन को ही हटा दिया गया कि अब एंग्लो इंडियंस के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं की जाएगी। 105वां अमेंडमेंट एक्ट 2021, इसके जरिए जो स्टेट हैं उनको ये पावर दी गई। पहले स्टेट के पास ही पावर थी ये चीज़, अब उनको उस पावर को रिस्टोर कर दी गई है कि जो OBC बैकवर्ड क्लासेस हैं उसको आइडेंटिफाई वही करेंगे कि कौन सी जो जाति है, कौन से वो जो है बेसिकली OBC में ऐड होगी कि नहीं, उसका कैटेगरी स्टेटस अब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। 106वां अमेंडमेंट एक्ट 2023 में हुआ, इसमें बेसिकली इस अमेंडमेंट को नारी शक्ति वंदनम अधिनियम भी बोलते हैं। इस एक्ट के तहत 1/3 जो सीट है ना लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व कर दी गई है फॉर दी फीमेल। अपर लेक, जिसको भोजताल लेक भी बोलते हैं, ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया की, और कभी कभी इसको एशिया की भी कंसिडर किया जाता है कि ये एशिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। लेकिन अभी ऑफिशियली ऐसा हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है जहाँ पे इस चीज़ को बोला गया हो। और ये भोपाल में स्थित है। अब भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है इंडिया में। यूक्रेन, अभी रसिया और यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है, तो ये देखेंगे डोनबास रीजन है जिसको रसिया जो है लेना चाहता है। तो यूक्रेन और रसिया के बीच लड़ाई चल रहा है, तो हमको अब इम्पोर्टेंट है ना कि रसिया से कौन से कंट्री बॉर्डर शेयर कर रहे हैं और यूक्रेन से। तो यूक्रेन वाले अगर हम देखें तो देखिए रसिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवेकिया, हंगरी, रोमानिया और ये आपका है मोल्डोवा। ये टोटल आपके जो कितने कंट्री हो गए, 7 कंट्री ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं रसिया यूक्रेन से। और यूक्रेन जो है ब्लैक सी से भी बॉर्डर शेयर करता है। अगर आप आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लैक सी से कौन से कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं तो आप उसको बताइएगा अभी कमेंट बॉक्स में। मुथुलक्ष्मी रेड्डी ये फर्स्ट महिला थी जिसको ब्रिटिश इंडिया में लेजिस्लेटर के तौर पे चुना गया था। मद्रास जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें 1925 में। अब पहली जो है महिला स्टूडेंट थी जो कि एक मद्रास मेडिकल कॉलेज था जिसमें केवल मेन पढ़ते थे, वहाँ पे इनका एडमिशन हुआ। ये एक सोशल रिफॉर्मर थी और इन्होंने एक कैंसर इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन रखी थी आदयार में। ड्राई लैंड एंड वेटलैंड फार्मिंग की बात की जाए तो ड्राई लैंड फार्मिंग का मतलब बेसिकली यही हो गया, जैसा कि नाम से ही समझ रहे हैं, ड्राई लैंड यानी वहाँ पे बारिश कम होगी। तो जैसे आपके राजस्थान, गुजरात में कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे बारिश नहीं होती, क्योंकि जब आपको हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में कि जब मानसून आता है तो मानसून की जो साउथ वेस्ट जब मानसून आता है ना उसकी एक जो स्ट्रीम है वो बेसिकली अरावली के पैरेलल से होकर गुजर जाती है, जिसके कारण राजस्थान गुजरात वाले रीजन में बारिश देखने को नहीं मिलती है। तो वहाँ पे ड्रॉट वाली कंडीशंस रहती है, मॉइस्चर का स्ट्रेस रहेगा। तो ऐसे रीजन में जो खेती होगी ना, फार्मिंग होगी, वो ड्राई लैंड फार्मिंग होगी। और इसका क्राइटेरिया है कि अगर जिस भी रीजन में रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से कम हो वहाँ पे ड्राई लैंड फार्मिंग होती है। और वेट लैंड फार्मिंग यानी वहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है 75 सेंटीमीटर से, वहाँ पे फ्लड की सिचुएशन, सॉइल इरोजन की सिचुएशंस आती है। तो ये आपके बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, आप बिहार में तो आप सुनते होंगे ना कि कोसी रिवर को क्या बोला जाता है, बिहार का शोक बोला जाता है, क्योंकि जब बारिश का मानसून सीजन आता है तो बिहार में काफ़ी, आप देखते भी होंगे न्यूज़ में कि बहुत बाढ़ आ जाती है, वहाँ पे फ्लड आ जाता है। तो ऐसे रीजन में वेटलैंड फार्मिंग की जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट एसिड हैं, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं इससे। जैसे टार्टरिक एसिड आपके ग्रेप्स जो अंगूर होता है, इमली होता है, इसमें पाया जाता है। लैक्टिक एसिड
दही में। फॉर्मिक एसिड जिसको मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ये जो चींटियाँ होती हैं लाल वाली, उसमें पाई, वो जब डंक मारती हैं, स्कॉर्पियंस हैं, उसमें पाई जाती है, उनके डंक में। ऑक्सेलिक एसिड पालक, टोमेटो, कोकोवा। आप सुने होंगे कि लोग बोलते हैं कि टमाटर ज़्यादा ना खाइए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि टमाटर में ऑक्सेलिक एसिड है, और हम जानते हैं जो स्टोन बनता है किडनी में, कौन सा बनता है? कैल्शियम ऑक्सलेट बनता है। अब बताइए, ये टमाटर इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि जो टमाटर का बीज है उसको निकाल दीजिए खाने से पहले, क्योंकि वो जो है पथरी के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। साइट्रिक एसिड, नींबू हो गया, लेमन, ऑरेंज, इसमें पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, इसको बोलते हैं विटामिन सी, ये आंवला में पाया जाता है, जो कि बालों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एस्टिक एसिड सिरका में पाया जाता है, वाइनेगर। मैलिक एसिड एप्पल सेब में। कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर में। सोडा वाटर है, जब आप लेते होंगे, जब इसको आप खोलेंगे तो इसमें वाटर में ना CO2 डिसॉल्व होता है, तो जब आप इसको खोलेंगे ना तो देखेंगे पानी ऊपर की तरफ भाग के आता है, ऐसे उड़ता है फुहारे जैसा। तो बेसिकली वो है, रीजन है कि जो CO2 हाई प्रेशर पे जो उसमें डिसॉल्व की गई थी ना, जैसे ही आपने कैप को खोला वो प्रेशर कम हुआ तो वो धार से ऊपर आएगा। अब ब्यूटेरिक एसिड, ये रैंसिड बटर में पाया जाता है, और स्टीयरिक एसिड ये फैट में पाया जाता है। तो ये आज कुछ इंपॉर्टेंट थे जो जिसको मुझे लगा कि आपको आपसे डिस्कस करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको रिवीजन करते रहना है। हालांकि मैं रिवीजन कराऊंगा ही, आपको सिर्फ ये लेक्चर देखना है और डेली, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं कंटिन्यू इस पर काम करूँ। इस पर टाइम लगता है ऐसा PDF तैयार करने में। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर अब यहीं समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।